हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब एंड नेक्रोटिक सेल पढ़ा था। जब एक दफा हमने माइक्रोब को रिकॉग्नाइज किया तो हमारी बॉडी ने फिर साइटोकाइन रिलीज की। साइटोकाइन ने आगे जाकर एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो जनरेट किया। सो अब हम पढ़ रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन एज ए रिजल्ट ऑफ साइटोकाइन रिलीज। साइटोकाइन जो है वो 3 अहम काम करते हैं। नंबर फर्स्ट, वो क्या करते हैं? डायलिटेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल। दूसरा, इंक्रीज परमिएबिलिटी। एंड नंबर थर्ड जो है इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। अच्छा जी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान। देखिए, दोबारा से उस चीज को रिपीट किया हुआ है कि हमारे पास साइटोकाइन की वजह से ब्लड वेसल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो क्या कर देते हैं? चेंज इन ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ डायलिटेशन। और दूसरा, हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ द वेसल जो है एंडोथेलियम की वजह से वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ताकि हमारे पास प्रोटीन और ल्यूकोसाइट आउट ऑफ द सर्कुलेशन आ जाए। यहां तक क्लियर हो गया। अब चीजें अगर सर्कुलेशन की बाहर आ रही है तो एडिमा काज होती है। तो हमारे पास 2 अहम कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाते हैं, ट्रांसुडेशन और एक्सुडेशन। एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारे पास एक्सुडेट क्या है और ट्रांसुडेट क्या है। इसके अलावा एडिमा क्या है और पस क्या है या पुरुलेंट क्या है। अच्छा जी, तो ये हम क्लियर करते हैं। उसके बाद हम अपना जो हमारे पास चेंज इन वस्कुलर फ्लो आया है ना, मतलब वेजोडाइलेशन, या फिर हमारे पास जो इंक्रीज परमिएबिलिटी आ चुकी है, ये हम फिर स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सुडेट को। देखिए जी, एक्सुडेट जो बनता है ये ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन बनता है। ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या बनता है? एक्सुडेट। और एक्सुडेट के दौरान देखिए जी, आप कैपिलरी एंडोथेलियम के दरमियान स्पेस बनी हुई है जिससे हमारे पास चीजें बाहर निकल रही है, क्योंकि ये जो एंडोथेलियम है ना, इसके सेल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन और हमारे पास बहुत सारा गैप बन जाते हैं बीच में। तो बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सुडेट बन जाती है, बाहर एडिमेटस बन जाती है। अच्छा जी, सो नंबर फर्स्ट बात क्या है कि हमारे पास एक्सुडेट जो बनता है वो इंक्रीज इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस की वजह से बन रहा है। देखिए, इंक्रीज इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस, जबकि यहां पर एज सच कोई ट्रांसुडेट में हमारे पास जो है एज सच कोई गैप्स नहीं बनते। अच्छा जी, अब चूंकि यहां पर गैप्स हैं तो इसी वजह से हमारे पास हाई प्रोटीन कंटेंट जो है वो बाहर जाता है। देखिए जी, हाई मॉलिक्यूलर जो जिनके साइज भी बड़े हैं तो वो भी बाहर चले जाते हैं। तो यहां पर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। एक्सुडेट में क्या होता है? हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है बड़ी बड़ी सेल, जिस तरह हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, वो भी बाहर चले जाते हैं। तो एक्सुडेट की जो कंपोजिशन है वो क्या है? हाई प्रोटीन कंटेंट, दे मे कंटेंट व्हाइट ब्लड सेल, दे मे कंटेंट रेड ब्लड सेल, एंड दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस। जबकि जो ट्रांसुडेट बनता है तो उसमें चूंकि हमारे पास गैप्स नहीं है, देखिए जी, गैप्स नहीं है इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस, तो इसी वजह से प्रोटीन जो बड़े बड़े होते हैं वो बाहर नहीं जा सकते, दे हैव लो प्रोटीन कंटेंट। तो इसीलिए ट्रांसुडेट जो बनता है, अच्छा जी, तो वो हमारे पास लो प्रोटीन कंटेंट का होता है और उसमें एज सच कुछ खास सेल्स भी नहीं होते। जबकि यहां पर तो बड़े बड़े सेल्स जो है वो बाहर चले गए हैं, यहां पर आप लोग को एज सच सेल्स नजर नहीं आते। अच्छा जी, यहां पर आप लोग देखें हमारे पास नॉर्मली जो है, नॉर्मली, अच्छा जी, बिल्कुल नॉर्मल हमारे पास थोड़ा बहुत चीजें जो है वो विसल के बाहर जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है और वो चीजों को बाहर कंपेल कर देता है। लेकिन दूसरी एंड पर, वेनस एंड पर हमारे पास देखिए प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटर प्रेशर जो है ना, देखिए जी, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो चीजों को वापस अपने अंदर लेके आते हैं, इसलिए बाहर कोई एडिमा काज नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक बाहर लेके जा रही चीजों को, तो उसी दूसरी एंड पर हमारे पास कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उसको अंदर लेके आता है। अच्छा जी, अब अगर इन दोनों फोर्सेज में इम्बैलेंस आ जाए तो फिर भी हमारे पास एडिमा काज हो सकती है। तो देखिए जी, हमारे पास जो ट्रांसुडेट बनता है उसका एक्चुअल काज जो है वो डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर ये फोर्स डिक्रीज हो जाए तो क्या चीजें फिर अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती प्रॉपरली, तो बाहर एडिमा आ जाएगी। तो देखिए, हमारे पास ट्रांसुडेट का जो एक्चुअल काज है, काज ऑफ ट्रांसुडेट फॉर्मेशन, वो हो डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखिए जी, यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है, चीजों को बाहर फेंका है, लेकिन यहां पर देखिए जी बहुत स्मॉल सा एरो है, यानी कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहां एडिमा बना है। तो ट्रांसुडेट का एक्चुअल काज जो है वो है डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये कब होता है डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर? लीवर डिजीज के दौरान, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन अगर यहां पर कम है तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, व्हिच इज अकर इन द लीवर डिजीज। दूसरा है कि अगर आप प्रोटीन लॉस कर रहे हैं बार बार, किडनी डिजीज में होता है, प्रोटीन लॉस होता है बॉडी से, प्रोटीन लॉस होगा, ब्लड में प्रोटीन की कमी होगी, तो फिर हमारे पास क्या होगा? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। या फिर कोई माल न्यूट्रिशन वाला है, जिस तरह क्वाशिकोर में हमारे पास माल न्यूट्रिशन प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन उनके ब्लड में सच नहीं होता, तो इसी वजह से कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है और वो क्या हो जाता है? प्रॉपरली दोबारा से चीजों को अंदर नहीं लेके आ सकता। तो ये जो है ये काजेज है, डिफरेंट काजेज ऑफ ट्रांसुडेट। लेकिन एक्सुडेट जो बनता है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से बनता है। अच्छा जी, सो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो एक्सुडेट बनता है वो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन बनता है, जिसमें हमारे पास इंटर एंडोथेलियल स्पेस बड़े हो चुके हैं, बहुत हायर प्रोटीन जो है वो बाहर चले गए हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट, साथ में बहुत सारे सेल्स भी बाहर गए हैं। अच्छा जी,
लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हाई प्रोटीन जो है वो हमारे पास यहाँ पर होते हैं। वैसे भी यहाँ पर हमारे पास ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी है। देखिए जी, डिक्रीज तो बाहर कैसे जा सकते हैं, तो हमारे पास बाहर प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत लो होता है। देखिए जी, लो प्रोटीन कंटेंट, और सेल तो बिल्कुल जाती भी नहीं है क्योंकि एंटर एंडोथेलियल स्पेसेस नहीं है, तो इसी वजह से सेल बाहर नहीं जा सकते। अच्छा जी, दूसरी रीजन आप लोग देखें, ये तो डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ट्रांसुडेट का एक ये भी हो सकता है कि अगर हम इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर करें, अगर बाहर भेजने वाला प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, अच्छा जी, तो उसकी वजह से भी ट्रांसुडेट बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अगर यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है इन द ब्लड वेसल, तो चीजें जो है वो बाहर जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट आप लोग कह सकते हैं कि ट्रांसुडेट इज बिकॉज ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिस तरह ग्लोमेरुलस में होता था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जबकि एक्सुडेट जो है विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये बात आप लोग याद रखें, फिर बाकी सब कुछ इजी है। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं कि एडिमा क्या है। एडिमा जो है इट मे बी आइदर एक्सुडेट और ट्रांसुडेट, लेकिन हमारे पास अगर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड की एक्सेस हो चुकी है उसको हम एडिमा कहते हैं, मे बी ट्रांसुडेट और एक्सुडेट, जबकि पस या प्रूलेंट जो है वो हमारे पास एक्सुडेट होता है। देखिए जी, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होता है और वो है रिच इन ल्यूकोसाइट्स। अच्छा जी, साथ साथ में जो है रिच इन ल्यूकोसाइट्स है, उसमें डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, डी न्यूट्रोपेल, ये सारे कुछ होते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल प्रोसेस पर। अच्छा जी, सो हमने तीन बातें कही थी कि हमारे पास सबसे पहले डायलेटेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल होता है, दूसरा इंक्रीज परमिएबिलिटी, तीसरा इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। अब हम इसकी तरफ आते हैं तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, वो है इंक्रीज इन वस्कुलर फ्लो या वेजो डायलेटेशन। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा हमारे पास इंक्रीज परमिएबिलिटी, और थर्ड हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। देखिए जी, थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। इसी तरह आप लोग का जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, वेजोडाइलेशन अब ये किस चीज की वजह से होती है। देखिए, मैंने आप लोग को कहा था कि हम जब रिकॉग्निशन करते हैं तो हमारे पास साइटोकाइंस बनते हैं। साइटोकाइंस क्या है, देखिए जी, हिस्टामिन बहुत इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है। अच्छा जी, ये आकर हमारे पास वस्कुलर स्मूथ मसल में वेजोडाइलेशन काज करता है। अच्छा जी, पार्टिकुलरली हमारे पास फर्स्ट ये किस चीज को इन्वॉल्व करता है, आर्टरी वॉल्स को। ये बात आप लोग याद रखें। जब वेजोडाइलेशन होगी उसके रिजल्ट में इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा और इसी तरह हमारे पास रेडनेस आप लोग को नजर आना शुरू हो जाएगी, इरिथ्रीमा। अच्छा जी, उसके बाद जब वेजोडाइलेशन होती है तो चीजें बाहर इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से बाहर चली जाती है। जब बाहर चली जाती है तो हमारे पास ब्लड से अगर बहुत सारा प्लाज्मा बाहर गया है तो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा कंसेंट्रेट हो जाते हैं ना। देखिए जी, कंसेंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेंस विस्कस ब्लड बनती है जो हमारे पास बहुत स्लोली फ्लो करती है, तो ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाती है। अब ये इन्फ्लेमेशन में सब कुछ होता है, उसको हम कहते हैं स्टेसिस ऑफ ब्लड। स्टेसिस ऑफ ब्लड की वजह से जो है वस्कुलर कंडीशन भी हो सकती है क्योंकि बड़ा गाढ़ा सब बह रहा है। तीसरा हमारे पास एक्युमुलेशन अलोंग द वस्कुलर एंडोथेलियम। देखिए जी, ल्यूकोसाइट जो है वो मार्जिन्स पे चले जाते हैं, अच्छा जी, थ्रू द एंडोथेलियम के करीब। और फाइनली हमारे पास एडहेशन और उसके बाद रिक्रूटमेंट्स होगी। लेकिन अब हम ये बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। सो सीक्वेंस में हमारे पास क्या, दूसरा हमारे पास क्या है, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी। देखिए जी, वस्कुलर परमिएबिलिटी आप इस डायग्राम से ही बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मली जो है, देखिए ये ल्यूकोसाइट्स है, ये एंडोथेलियम है, लेकिन देखिए जी, मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारे पास क्या हो जाता है, या एंटर एंडोथेलियल स्पेस जो है बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो अब यहाँ पर एंटर एंडोथेलियल, क्योंकि इसके अंदर फाइब्रिन होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये जो रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल है ये किसने इंड्यूस किया, तो मैंने आप लोग कहा था वेजोडाइलेशन जो है वो हिस्टामिन ने इंड्यूस किया था, और सेम रिट्रैक्शन जो है वो भी इंड्यूस बाय हिस्टामिन एंड अदर मीडिएटर्स। अच्छा जी, हिस्टामिन जो है वेजोडाइलेशन भी काज कर रहा है और इंक्रीज परमिएबिलिटी भी काज कर रहा है। अच्छा जी, अब ये जो रिट्रैक्शन है जो हमारे पास ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इंटर एंडोथेलियल स्पेसेस बढ़ रहे हैं, इसको हम रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल कहते हैं। ये बड़ा रैपिड सा प्रोसेस होता है। अच्छा जी, बहुत रैपिडली हो जाता है क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ही रैपिड, मैंने पहले भी आप लोग कहा था। अच्छा जी, तो ये रैपिड होता है और शॉर्ट ल्यूड होता है, जिस तरह पहले मैंने आप लोग कहा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज रैपिड एंड शॉर्ट ल्यूड। लेकिन ये देखें, अगर ये मेनली हमारे पास ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ऐसा ही होता है। उसके बाद जो है देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, जिसकी वजह से इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी जो बढ़ जाती है, इलिसिटेड बाय हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन। अच्छा जी, यहाँ पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है ना कि ये प्रोसेस जो है, जो रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल है, ये मेनली होता कहां पर है, मेन साइट फॉर दिस इज इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी और द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। ये बात याद रखिए। अच्छा जी, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में ये हमारे पास होता है और ये आपसे पूछी भी जा सकती है कि वहां पर जो है इंक्रीज परमिएबिलिटी आ जाती है। आप लोगों को ऑप्शन में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वो सब दे सकते हैं, तो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में होता है। अच्छा जी, अच्छा, ये तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन के दौरान होता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास जो है वैसी भी अगर एंडोथेलियल इंजरी होती है तो उसकी वजह से भी चीजें जो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये इन्फ्लेमेशन के दौरान नहीं, ये एज सच कुछ एंडोथेलियल इंजरी की वजह से होता है। एंडोथेलियल इंजरी की फिर बहुत सारी वजूहात है। देखिए, हमारे पास बर्न्स की वजह से या माइक्रोबियल टॉक्सिन की वजह से। अच्छा जी, तो अगर एंडोथेलियम जो है ब्लड वेसल का वो डैमेज हो जाए बिकॉज ऑफ बर्न, सिंपली आप लोग ये याद रखें, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा चीजें बाहर निकल आ जाती हैं। लेकिन जो एंडोथेलियल इंजरी है ना,
ये रैपिड तो है बट मे बी लॉन्ग लिव्ड, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये डेज टू आवर्स टू डेज तक ये रहते हैं। तो रिट्रैक्शन और एंडोथेलियल इंजरी दोनों वस्कुलर परमिएबिलिटी खास करती है, लेकिन जो एंडोथेलियल इंजरी है वो लॉन्ग लिव्ड है, ये दिनों तक रह सकती है, जबकि रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो होती है वो हमारे पास शॉर्ट लिव्ड। तो ये फर्क आप लोग वाज़ेह करें। तो आज के बाद जो आप लोग इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी या वस्कुलर लीकेज के दो काजेज है, रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, एक दूसरे के करीब आना, एंडोथेलियल गैस प्रोड्यूस करना, या फिर हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी जिसमें एंडोथेलियम जो है इंजर्ड हो चुका है। कभी कभी ये एंडोथेलियम जो है बिकॉज ऑफ न्यूट्रोपिल जो है वो भी इंजर्ड होता है, क्योंकि न्यूट्रोपिल जब बाहर आता है ना तो ये साथ साथ में ये दीवारें जो है वो डैमेज करती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान लिम्फेटिक विसल और लिम्फ नोड्स का क्या वो होता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या रिस्पांस होता है, लेट्स सी दिस। वो तो हमने देख लिया ना कि पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल में आप लोग के पास रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियम हो जाता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी सब कुछ। अच्छा जी, तो वेन्स और आर्टरी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि लिम्फेटिक विसल के साथ क्या होता है ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो अब हम वो रिस्पांस पढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारे पास लिम्फेटिक विसल के साथ क्या होता है तो वो मैं आप लोग को यहां से समझा देता हूं। देखिए हमारे पास जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है ना एबनॉर्मली, जिस तरह मैंने एक्सुडेट का बता दिया, बहुत सारा इडीमा यहां बन जाता है ना, तो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, देखिए जी नॉर्मली हमारे पास जब ये ब्लड से चीजें निकल जाती है तो वो हमारे पास थ्रू लिम्फेटिक विसल जाती है लिम्फ नोड्स तक, फिर या फिर वापस दोबारा से यहां से इसकी वो हो जाती है प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ब्लड में आ जाती है। कोई इडीमा यहाँ क्रिएट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास लिम्फेटिक विसल जो दोबारा से ब्लड के अंदर चीजें डाल देती है। दैट्स ओके, गुड। अब हमारे पास ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन जब बहुत सारा इडीमा बन जाता है ना, यहाँ बहुत ज्यादा चीजें बाहर आ जाती है, अब लिम्फेटिक्स जो है ना ये बड़ा बिजी रोड बन जाता है ना, रश आ जाता है, तो सारे का सारा जितना एक्सुडेट यहाँ बना है ना, एक्सुडेट में क्या होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल, अच्छा जी, जो नॉर्मली नहीं होते। अब यहाँ रश बढ़ गया, जब रश बढ़ गया ना तो इसने क्या करना है, ये प्लूरिपलेट करेगा, प्लूरिपरेशन इसमें आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर क्या जाएगी, स्वेलिंग्स आ जाएगी। देखिए जी ये जो लिम्फेटिक विसल है ये स्वेल अप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? स्वेल अप। देखिए जी ये स्वेल अप अब हो रहा है, और इस कंडीशन को जब ये स्वेल अप हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज रश, अच्छा जी, तो इसको हम कहते हैं लिम्फिंजाइटिस। अच्छा जी, लिम्फिंजाइटिस। अब हमारे पास क्योंकि बहुत सारा माल जो है वो लिम्फ नोड के करीब भी आ रहा है, तो लिम्फ नोड्स जो है वो भी स्वेल अप हो जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो निकल रहे हैं ना बहुत सारे, मैंने आप लोग को बता दिया, देखिए जो व्हाइट ब्लड सेल वो हमारे पास फाइनली लिम्फ नोड्स तक आते हैं। लिम्फ नोड में आके ना ये बड़ा स्वेल हो जाएंगे लिम्फ नोड, और इसको हम कहते हैं लिम्फिडिनाइटिस। अच्छा जी, क्या कहते हैं? लिम्फिडिनाइटिस। तो लिम्फिंजाइटिस एंड लिम्फिडिनाइटिस ये हमारे पास होता है द रिस्पांस ऑफ लिम्फेटिक विसल एंड लिम्फेटिक नोड ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, देखिए तो रिस्पांस का मैंने आप लोग को बता दिया कि नॉर्मली भी इसका काम जो है वो हमारे पास जो लिम्फ बनता है वो उसको दोबारा से ब्लड के अंदर लेके आता है, लेकिन जब इसका एक्सेसिव वो हो जाएगा, विसल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, सेकेंडरी इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो अगर विसल से तो फिर हम लिम्फिंजाइटिस कहते हैं। अच्छा जी, लिम्फिंजाइटिस। और अगर जाके हमारे पास लिम्फ नोड जो है उस तक ड्रेन हो जाए और लिम्फ नोड अगर स्वेल हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं लिम्फिडिनाइटिस। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो जाता है अगर वैसे भी इन्फ्लेमेशन जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान हम कहते हैं कि हमारे पास लिम्फ नोड जो स्वेल अप होते हैं, हम लिम्फ नोड को ऐसे पल्पेट करते हैं तो स्वेल अप करते हैं ना। क्यों स्वेल अप करते हैं तो वो हमने अपने रीजन बता दी। अच्छा जी, नाउ वी आर स्टडिंग ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। देखिए जी हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान मोस्टली जो है स्पेशली मैंने आप लोग कहा था न्यूट्रोपिल को साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर भेज दिया जाता है, और इसका जो एक्शन है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा रैपिड है और बहुत जल्दी फिर खत्म भी हो जाता है, जबकि मैक्रोपेजेस जो है इसका रिस्पॉन्स जो बहुत स्लो है। इसीलिए तो हमारे पास मैक्रोपेजेस और लिम्फोसाइट्स जो है ये मोस्टली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में यूज होते हैं। अच्छा जी, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो मच मोर प्रोलॉन्ग्ड होता है। देखिए हमारे पास अब इन दोनों का क्या काम है कि वो इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को या फिर ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोग को कहा था कि मैक्रोपेजेस जो है ये इंजेस्ट और डिस्ट्रक्शन भी करता है, साथ में ग्रोथ फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है, तो वो आगे जाकर हीलिंग कर सके। अच्छा जी, तो इसीलिए हमारे पास जो जहां पर जितना भी कोलेटरल डैमेज हुआ हो, क्लीन अप करना हो किसी नेक्रोटिक टिश्यू को, वो कर दी जाती है। अब हमारे पास जो मेनली रिक्रूशन है, जो ल्यूकोसाइट को रिक्रूट किया जाता है, ये मेनली इनको मल्टी स्टेप में एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन हम इसको मेनली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, नंबर फर्स्ट क्या है, एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियम। सेकंड क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम द विसल वॉल। अच्छा जी, और हमारे पास लास्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ द सेल टुवर्ड द ऑफेंडिंग एजेंट। अच्छा जी, तो नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, ल्यूकोसाइट एडहेशन टू द एंडोथेलियम। अच्छा जी, ल्यूकोसाइट एडहेशन जो है वो हम यहां से इस डायग्राम से पूरी का पूरा समझ लेंगे, उसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे। देखिए जी, ल्यूकोसाइट एडहेशन में हमारे पास मेनली ये देखिए ये स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, मार्जिनेशन है। अच्छा जी, दूसरा रोलिंग है, फिर हमारे पास क्या है, फिल्म एडहेशन, और फाइनल हमारे पास ट्रांसमाइग्रेशन होती है। तो आप लोग यहां देखिए हमारे पास क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या कहा कि हमारे पास मार्जिनेशन होती है। मार्जिनेशन इस तरह के हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है और इसके अंदर ये एक न्यूट्रोपिल स्पेशली इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो बह रहा है। अब ये क्या कर, सबसे पहले हम इसकी मार्जिनेशन करेंगे, ये मार्जिन के करीब आएगा, क्योंकि फाइनली इसने क्या करना है, इसने इस ब्लड वेसल से
निकलकर टिश्यू तक आना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मार्जिनेशन मार्जिन के करीब ही आएगा। वो किस तरह आता है? देखिए जी, जब भी हमारे पास हिस्टामिन्स और ये वेजोडाइलेशन करते हैं, ब्लड स्ट्रेसेस हो जाता है हमारे पास, और बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास WBCs जो है मेनली न्यूट्रोपिल, उनको मार्जिन की तरफ धकेला जाता है। तो देखिए जी, ये तकरीबन मार्जिन के करीब आया है। ये हो गया आप लोगों का मार्जिनेशन। अब मार्जिनेशन के बाद ये रोलिंग स्टार्ट करता है। रोलिंग मतलब ये कि ये इन बम्पर्स के साथ लगता है। देखिए जी, इनके साथ लगता है ना, तो थोड़ी बहुत अटैचमेंट होती है, लेकिन फिर ये इसके करीब रोल करते हैं इस तरह। देखिए जी, रोल करते हैं, और रोलिंग के बाद फाइनली ये बिल्कुल फर्म अटैचमेंट हो जाती है। फिर ये रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, और स्टॉपिंग के बाद सीधा से ये यहां से निकलकर बाहर चला जाता है फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द टिश्यू। तो देखिए उसके बाद रोलिंग क्यों होता है? देखिए जी, रोलिंग इन रिसेप्टर्स की वजह से होता है। देखिए जी, यहां पर एंडोथेलियम पर भी हमारे साथ कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, और ल्यूकोसाइट के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ये सेल इस एंडोथेलियम के ऊपर रोल कर रहा होता है। देखिए हमारे पास एंडोथेलियम पर कौन कौन से रिसेप्टर है? पी सेलेक्टिन है। देखिए जी, ये पी सेलेक्टिन है, और ये ई सेलेक्टिन है। ई मतलब कि एंडोथेलियम सेलेक्टिन है, और पी मतलब कि ये प्लेटलेट्स के ऊपर भी होता है और एंडोथेलियम के ऊपर भी होता है। अच्छा जी, पी जो है ये दो चीजों के ऊपर होता है, प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियम, और ई सेलेक्टिन, ई से वैसे भी एंडोथेलियम। तो ये दो किस्म के रिसेप्टर जो है ये एंडोथेलियम पर पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इस रिसेप्टर के लिए कुछ लाइगेंड्स भी तो होने चाहिए ना। तो अब रिसेप्टर का जो लाइगेंड है जो इसके साथ बाइंड करेगा, वो कहां पर होगा? वो हमारे पास लिम्फोसाइट न्यूट्रोपिल के ऊपर होते हैं, WBCs के ऊपर होते हैं, और उनको हम कहते हैं सियालिल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए जी, ये हमारे पास आ रहा है, और ये ई और पी सेलेक्टिन के साथ बाइंड कर चुके हैं। देखिए जी, ये बाइंड कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा ई और पी सेलेक्टिन, और ये हो गया इसका सियालिल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन लीगेंड। अच्छा जी, ये इसका लीगेंड है। अब यहां पर देखिए जी, रोलिंग में तो आप लोगों ने हमारे पास दो किस्म के इंटरेक्शंस पढ़ लिए कि हमारे पास ये जो ई और पी रिसेप्टर है, उसका लाइगेंड जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? न्यूट्रोपिल के ऊपर, और उसका नाम क्या है? सेलुलोज लेविस एसिड मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा जी, अब थर्ड किस्म का जो हमारे पास इंटरेक्शन है तो वो बहुत अजीब सा है, क्योंकि सेलेक्टिन जो है वो न्यूट्रोपिल के ऊपर है, यानी कि एल सेलेक्टिन, और उस सेलेक्टिन को हम क्या कहते हैं? एल सेलेक्टिन। अच्छा जी, दो किस्म के जो हमारे पास इंटरेक्शन थे उसमें जो सेलेक्टिन हुआ करता था वो एंडोथेलियम के ऊपर हुआ करता था, लेकिन थर्ड जो इंटरेक्शन है उसमें हमारे पास एल सेलेक्टिन जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यूट्रोपिल के सरफेस पर। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं ना एल सेलेक्टिन। एल मतलब ल्यूकोसाइट सेलेक्टिन। अच्छा जी, एल मतलब ल्यूकोसाइट सेलेक्टिन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोपिल, और इसका जो हमारे पास लाइगेंड होता है वो एंडोथेलियम के ऊपर होता है, और वो दोबारा से सियालिल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन वो हमारे पास कहां? एसएलएक्स। अच्छा जो ये है ना, ये ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम पड़ा हुआ है। तो अभी आप लोगों को ये तीन किस्म की जो इंटरेक्शन है ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, कि हमारे पास फर्स्ट टू में जो सेलेक्टिन है, ई और पी सेलेक्टिन, वो एंडोथेलियम के ऊपर है, और इसका जो लाइगेंड है एसएलएक्स वो ऊपर पड़ा हुआ है। जबकि थर्ड किस्म में हमारे पास जो सेलेक्टिन है उसका नाम है एल सेलेक्टिन, वो ऊपर न्यूट्रोपिल के सरफेस पर है, और इसका जो लाइगेंड है वो एंडोथेलियम के ऊपर है, और नेम बिल्कुल सेम है, सियालिल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा जी, तो ये तीन किस्म के इंटरेक्शन होते हैं। अच्छा जी, अब वीक एडहेशन के बाद हमने स्ट्रॉन्ग एडहेशन बनानी है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग एडहेशन या बिल्कुल फर्म एडहेशन। देखिए जी, हमारे पास मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहां पर बता दिया था, मार्जिनेशन क्लियर हो गया, रोलिंग भी क्लियर हो गया कि हमारे पास रोलिंग एक्चुअल में होती क्यों है। अब हम फर्म एडहेशन पढ़ते हैं या स्ट्रॉन्ग एडहेशन पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग एडहेशन जो है वो क्यों होती है और कैसे होती है, किस चीज की हेल्प से होती है। तो देखिए जी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एडहेशन के लिए अलग किस्म के रिसेप्टर और लाइगेंड इंटरेक्शन होगा। ये जो तीन किस्म का हमने पढ़ लिया ये तो बिल्कुल वीक इंटरेक्शन के लिए था। अब हमारे पास क्या है, कुछ खास रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एडहेशन करते हैं, और वो उनका नाम जो है वो है इंटीग्रिन। तो हमारे पास स्टेबल एडहेशन, स्ट्रॉन्ग एडहेशन, उसके लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं इंटीग्रिन ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोपिल। ये पहले जब इन्फेक्शन नहीं होता नॉर्मली तो ये लो एफिनिटी स्टेट में होते हैं। देखिए जी, लो एफिनिटी स्टेट का मतलब ये कि ये एक्टिव नहीं होते। देखिए इसकी जो बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा जी, जब हमारे पास कोई इन्फेक्शन आता है तो ये हाई एफिनिटी स्टेट में चला जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो ये एक्टिव इंटीग्रिन है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा से है। देखिए जी, और ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल क्लोज है। तो अब ये एक्टिव हो चुका है, और ये जब एक्टिव हो जाता है तो ये हमारे पास देखिए जी, अब ये इंटीग्रिन है और वो अपनी लाइगेंड के साथ क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना रहे हैं। तो ये ल्यूकोसाइट जो है ये एंडोथेलियम के करीब स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो फिर इसको हमारे पास यहां से ब्लड वेसल से निकलकर बाहर आ जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो एंटीग्रिन के लाइगेंड्स है, देखिए ये एंटीग्रिन का लाइगेंड है, ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये भी एंटीग्रिन का लाइगेंड है, ये भी एंटीग्रिन का लाइगेंड है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर फिल्म या स्टेबल वो हो रही है। तो एंटीग्रिन के जो लाइगेंड्स है ना, तो उनकी एग्जांपल ये है। देखिए जी, ICAM हम इनको कहते हैं, ICAM या फिर हम इसको VCAM कहते हैं। अच्छा जी, ICAM1 एंड VCAM1 दे आर द एग्जांपल ऑफ एंटीग्रिन लिगेंड। एंटीग्रिन के जो लाइगेंड है वो कहां पर प्रेजेंट है, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम। और जो हमारे पास क्या है, इंटीग्रिन है, तो इंटीग्रिन जो है वो न्यूट्रोपिल के सरफेस के ऊपर होते हैं, और उनमें भी
भी फिर बहुत सारे अकसाम के इंटीग्रीन हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक किस्म का इंटीग्रीन होता है। इंटीग्रीन में भी फिर LFA, MEC, VLA कुछ डिफरेंट किस्म की हमारे पास इंटीग्रीन प्रेजेंट है। आप लोगों की बुक में ये एक टेबल प्रेजेंट है, इस टेबल को मैं जरा सा ओवरव्यू करता हूं। देखिए जी यहाँ पर उन्होंने इस टेबल में दो चीजों को डिस्कस किया हुआ है। देखिए सबसे पहले सेलेक्टिन को और फिर इंटीग्रिन को। जो सेलेक्टिन होते हैं, मैंने आप लोग को कहा था कि ये हमारे पास रोलिंग के टाइम काम आते हैं, जब हमारे पास वीक एडहेशन होता है फिर वो टूटकर रोलिंग होता है। अच्छा जी, तो सेलेक्टिन जो है ये किस चीज के लिए है, ये सेकंड स्टेप के लिए है जिसको हम रोलिंग कहते हैं। और जो इंटीग्रिन है तो ये किस चीज के लिए होते हैं, ये फर्म एडहेशन के लिए होते हैं। अब सेलेक्टिन के टाइप्स मैंने आप लोग को बता दिया था कि एल सेलेक्टिन वो वाइट सेलेक्टिन है जो न्यूट्रोपिल के ऊपर होता है, यानी कि ल्यूकोसाइट सेलेक्टिन। और हमारे पास जो ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन है तो ये मैंने आप लोग को कहा था कि ये एंडोथेलियम के ऊपर होते हैं। ये मैंने डिस्कस की थी, जो द फर्स्ट टू मैंने डिस्कस किए थे वो ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन, और वो प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम। और कौन इसको एक्टिव करता है, तो एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइन TNF1 एंड इंटरल्यूकिन 1। अच्छा जी, और पी सेलेक्टिन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये एंडोथेलियम के साथ साथ प्लेटलेट के सरफेस के ऊपर भी होता है। अच्छा जी, तो प्लेटलेट के सरफेस के ऊपर भी होता है। अब इसका जो लाइगेंड था इन दोनों का, फर्स्ट मैंने इन दोनों को पढ़ाया था आप लोगों को, तो इसके जो लाइगेंड थे SLX जो था ये ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोपिल प्रेजेंट होता है, जबकि जो एल सेलेक्टिन था जो हमारे पास कहां पर प्रेजेंट था, ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोपिल, तो उसका लाइगेंड जो था वो कहां पर प्रेजेंट था, ऑन द एंडोथेलियम। तो ये चीज यहां पर उन्होंने डिस्कस की है। देखिए जी, ई सेलेक्टिन पी सेलेक्टिन और उसका लाइगेंड। अच्छा जी, फिर एल सेलेक्टिन और उसका लाइगेंड। अब जो इंटीग्रिन है तो इंटीग्रिन का मैंने आप लोग को बता दिया बहुत सारे अकसाम होते हैं, हमने तो जस्ट इंटीग्रिन नाम पढ़ा। तो इंटीग्रिन कहां पर होते हैं मेनली, देखिए जी इंटीग्रिन जो है ये मोस्टली ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोपिल होते हैं, और इसके बहुत सारे अकसाम है। कौन कौन से अकसाम है, तो ये देखिए जी, ये हमारे पास इसके अकसाम है LFA1। अच्छा जी, फिर इसके एब्रीविएशंस भी है MEC1, ये बुक में से आप लोग देखें LFA1, MEC1, VLA4, और ये भी एक है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है, इंटीग्रिन है, और ये ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोपिल प्रेजेंट होते हैं, या जो भी आप लोगों के इम्यून सेल्स हैं। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास जो है इसके जो लाइगेंड थे, इंटीग्रिन के जो लाइगेंड थे वो हमारे पास कहां प्रेजेंट है, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम। देखिए जी, इंटीग्रिन लाइगेंड कहां पर प्रेजेंट थे, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम। और उसके एग्जांपल्स क्या थे, IKM1 एंड VKM1। मैंने आप लोग को कहा था कि डिफरेंट इंटीग्रिन है तो उनके लिए डिफरेंट लाइगेंड्स भी है। तो देखिए जी, ये IKM1, IKM1। अच्छा जी, ये VKM1। तो जो VKM वाले हैं ना, ये VKM1 तो ये इन इंटीग्रिन्स के लिए हैं, और जो LFA1 और MEC1 इंटीग्रिन है इन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोपिल, तो उसके लिए IKM1 जो है ये हमारा वो है लाइगेंड है। अच्छा जी, तो फिर एडहेशन भी हो गया। अब हम क्या करते थे, हम ट्रांसमाइग्रेशन कर रहे हैं ताकि ये ल्यूकोसाइट जो है ये ब्लड वेसल से हमारे पास बाहर आ जाए इनटू द टिश्यू। तो देखिए जी, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए हमारे पास कुछ खास रिसेप्टर हैं, उनको हम कहते हैं PKM1। अच्छा जी, PKM1 जो है वो भी हमारे पास किस चीज के ऊपर होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट या न्यूट्रोपिल आप कह सकते हैं। अच्छा जी, और ये PKM हमारे पास एंडोथेलियम के ऊपर भी होता है। देखिए जी, तो यहां पर हम इसको क्या कह सकते हैं, होमोटिपिक इंटरेक्शन। देखिए जी, होमोटिपिक इंटरेक्शन, क्योंकि दोनों की सरफेस के ऊपर सेम रिसेप्टर है, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ल्यूकोसाइट ट्रांसमाइग्रेशन करता है, या हम इसको डायपिडिसिस भी कहते हैं। और यहां पर आकर देखिए जी, ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करता है। देखिए जी, और यहां से यहां तक जो आता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटेक्सिस। अच्छा जी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमोटेक्सिस, क्योंकि ये माइक्रोब से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये क्या कर रहा है, ये इसको खा रहा है, इनगल्फ करता है। जब ये इनगल्फ करता है, ये देखिए अब इसको खत्म कर दिया, इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो गया। और जब ये माइक्रोब अंदर आया था तो इसने किस चीज को स्टिमुलेट किया था, मैक्रोपेजेस को, और मैक्रोपेजेस ने साइटोकाइन और कीमोकाइन जो है उनको एक्टिव करके बहुत क्या किया, एक्सप्रेशन जो है पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन की बढ़ा दी थी। अच्छा जी, तो हमारे पास देखिए जी, जो एंडोथेलियम के ऊपर रिसेप्टर है ना, ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन, या जो SLX लाइगेंड है, या हमारे पास जो इंटीग्रिन प्रेजेंट है, यहाँ पर इंटीग्रिन लाइगेंड जो प्रेजेंट है एंडोथेलियम की सरफेस के ऊपर, ये कब एक्टिव होते हैं, ये जब हमारे पास मैक्रोपेजेस के अंदर, देखिए जी ये क्या है, ये वो इनगल्फ कर चुके हैं ना मैक्रोपेजेस माइक्रोब्स को। जब माइक्रोब्स को इनगल्फ करता है तो ये कीमोकाइन और साइटोकाइन को रिलीज करता है, जो एंडोथेलियम की एक्टिवेशन करता है, यानी जो भी रिसेप्टर्स के ऊपर हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। साइटोकाइन में आप लोगों ने नाम याद रखने हैं, कौन कौन से साइटोकाइन है जो एंडोथेलियम की एक्टिवेशन करता है, TNF एंड इंटरल्यूकिन 1। अच्छा जी, ये याद रखें। अच्छा जी, अगर आप बुक देख लेंगे तो बुक से अब आपको बहुत इजी हो जाएगा कि ल्यूकोसाइट एडहेशन टू एंडोथेलियम जो है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास मार्जिनेशन होता है। अच्छा जी, मार्जिनेशन होता है, लेकिन फिर हमारे पास जो साइटोकाइन रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या करते हैं, वो हमारे पास रिसेप्टर ई और पी सेलेक्टिन को एक्सप्रेस करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम। अच्छा जी, जब वो हमारे पास एक्सप्रेस हो जाते हैं तो देखिए जी, सेलेक्टिन मीडिएटेड इनिशियल वीक इंटरेक्शन बिटवीन द ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियम वो क्रिएट हो जाती है। फिर मैंने आप लोग को बता दिया कि ई सेलेक्टिन कहां पर होता है, पी सेलेक्टिन कहां होता है, एल सेलेक्टिन, और उसकी लाइगेंड कहां प्रेजेंट है। तो ये आप लोग को अब पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब कुछ आप लोग को बता चुका हूं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पी सेलेक्टिन होता है ना, ये जब अनएक्टिवेटेड होते हैं, जो मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर साइटोकाइन प्रोड्यूस नहीं हुए, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं ना, तो ये पी सेलेक्टिन जब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो ये हमारे पास वाइबल पेलेड बॉडीज के अंदर होते हैं। ये बात जस्ट आप लोग याद रखें, जब साइटोकाइन आ जाती है तो ये एक्सप्रेस हो जाएंगे। अच्छा जी,
और डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग को पता होनी चाहिए कि पी जो है पी सेलेक्टिन ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये एंडोथेलियम के ऊपर भी है लेकिन ये प्लेटलेट्स के ऊपर भी है, जबकि जो सिर्फ ई सेलेक्टिन है एंडोथेलियम ये सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम पर होता है। ये बात याद रखें। अगर एल सेलेक्टिन का कोई पूछेगा ना तो ये ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स होता है। अच्छा जी, और इसका जो लाइगेंट है वो फिर हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम। तो ये चीजें याद रखनी चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोग को बता दिया उनका वीक इंटरेक्शन होता है, फिर खत्म हो जाता है। देखिए जी, सेलेक्टिन मीडिएटेड वीक इंटरेक्शन, ये याद रखें, सेलेक्टिन वीक इंटरेक्शन, जबकि इंटीग्रिन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सीमेंटेड फिर्म जबरदस्त किस्म का स्ट्रांग एडहेशन। तो फिर्म एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट जो है वो कौन मीडिएट कर रहा है, वो हमारे पास इंटीग्रिन। और इंटीग्रिन कहां पर प्रेजेंट है, ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोफिल या ल्यूकोसाइट। और इंटीग्रिन के जो लाइगेंड्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम। अच्छा जी, और फिर इंटीग्रिन के बहुत सारे टाइप्स है और उसकी जो लाइगेंड है उसके भी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन ये पहले लो एफिनिटी फॉर्म में होता है। अच्छा जी, लेकिन जब कीमोकाइंस आ जाते हैं तो ये इंटीग्रिन को एक्टिव कर देते हैं। जब इंटीग्रिन एक्टिव हो जाते हैं तो अपने लाइगेंड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देता है। अच्छा जी, हमारे पास फिर फाइनल प्रोसेस जो था वो क्या था, वो था ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन थ्रू द एंडोथेलियम। देखिए वो हमारे पास ट्रांसमाइग्रेशन करता है, द एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। अच्छा जी, ये वाला प्रोसेस पीकाम वाला, ये देखिए पीकाम इंटरेक्शन जो होम इंटरेक्शन था। अच्छा जी, होमोटिपिक इंटरेक्शन जो था ये हमारे पास क्या कर रहा है, ट्रांसमाइग्रेशन। यहां पर कोलेजनेज आकर कोलेजन चाहिए ना, ताकि कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या करें, हम तोड़फोड़ करें उसमें। तो कोलेजनेज जो है वो एंडोथेलियम को डिसरप्ट करता है और पीकाम इंटरेक्शन की वजह से डायपेटिस या ट्रांसमाइग्रेशन होता है। तो देखिए जी, एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट ट्रांसमाइग्रेशन ये हमारे पास कहां पर होता है, मेनली इन द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। ये बात याद रखें, अगर मेनली इन द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। इसके अलावा जो है ये भी कीमोकाइंस, जाहिर बात है, पिकाम एडहेशन मैंने आप लोग को बता दिया। ये देखिए जी, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस। उसके बाद मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो आ रहा है एक साइट कीमोटेक्सिस की वजह से आ रहा है, और कीमोटेक्सिस में जो केमिकल रिलीज होते हैं वो या तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि जो माइक्रोब आया है ना, देखिए जी ये माइक्रोब, देखिए ये जो माइक्रोब आया है या तो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा जी, और या हमारे किस चीज के होते हैं, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको हम एक्सोजीनियस कीमो अट्रैक्टेंट्स कहते हैं। और दूसरा हमारे पास जो साइटोकाइंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम एंडोजीनियस। तो कीमोटेक्सिस के लिए जो केमिकल आ रही है तो बैक्टीरिया से, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके क्या हो जाएगा, हमारे पास कीमोटेक्सिस हो जाएगा और ये आ जाएगा बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, पेगोसाइटोसिस। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पेगोसाइटोसिस ऑफ द पेगोसाइटोसिस एंड क्लियरेंस ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट। इंशाल्लाह ये बिल्कुल आप लोग का खत्म हो गया, तकरीबन लास्ट पेगोसाइटोसिस रहता है। उसके बाद जो है हम आ जाएंगे मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन पर।